यह कहानी एक इंसान चक नोलैंड की है, जो अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर फंस जाता है जहां से निकल पाना नामुमकिन लगता है। लेकिन 4 साल बाद वह वहां से बचकर वापस लौट आता है। चक एक कुरियर कंपनी फेडेक्स का बहुत जिम्मेदार और मेहनती एम्प्लॉई होता है। उसका काम यह होता है कि हर एक पैकेट और कुरियर समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, इसलिए वो मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करता रहता है और हर ब्रांच के स्टाफ को समय की अहमियत समझाता है। चक की जिंदगी में एक लड़की भी होती है जिसका नाम केली है। दोनों एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हैं और लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। शादी करने का इरादा दोनों का होता है, लेकिन चक का काम इतना डिमांडिंग होता है कि वह ज्यादातर समय सफर में बिताता है। इसी वजह से अब तक उनकी शादी नहीं हो पाती। जब क्रिसमस करीब आता है तो चक को मलेशिया जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फेडेक्स का एक इम्पोर्टेंट काम होता है। वह केली से वादा करता है कि चाहे जो भी हो न्यू ईयर तक वापस आ जाएगा। जाने से पहले चक केली को एक क्रिसमस गिफ्ट देता है, एक घड़ी जिसमें केली की तस्वीर लगी होती है। इसके बाद चक फ्लाइट पकड़कर निकलता है, लेकिन सफर के दौरान जब प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर होता है तभी अचानक बहुत तेज तूफान आ जाता है। यह तूफान इतना भयंकर होता है कि प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और क्रैश हो जाता है। क्योंकि यह फेडेक्स का प्राइवेट प्लेन होता है, इसमें कुछ ही लोग होते हैं और बहुत सारे पार्सल। क्रैश के बाद ज्यादातर लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर चक बच जाता है। वह समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए एक छोटे से टापू पर आ गिरता है। जब उसे होश आता है तो उसे अपने चारों ओर दरिया, जंगल और नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। हर तरफ सन्नाटा होता है और वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं दिखता। चक जोर जोर से चिल्लाता है, मगर जवाब में सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वह रेत पर हेल्प लिख देता है ताकि आसमान से गुजरने वाले प्लेन्स उसे देख सकें और शायद उसे बचा लें। फिर रात हो जाती है और चक सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि टापू पर कुछ फेडेक्स के डिब्बे पड़े हुए हैं, जो समुद्र की लहरों से किनारे पर आ गए होते हैं, मगर उनमें खाने का सामान नहीं होता। सर्वाइवल के लिए चक को नारियल का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वह समुद्र का पानी नहीं पी सकता। इसलिए वह नारियल का पानी पीने के बारे में सोचता है। पहले तो उसे लगता है कि नारियल तोड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि यह काम कितना मुश्किल है। चक कई बार कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है और आखिरकार सीख जाता है कि नारियल का पानी कैसे निकाला जाता है। अब यही पानी उसकी जिंदगी का सहारा बन जाता है। वहाँ 3 दिन बीत जाते हैं। चक के पैरों में जूते नहीं होते, इसलिए पानी में मौजूद पत्थरों से उसके पांव जख्मी हो जाते हैं। फिर वह अपनी पैंट को फाड़कर कपड़े के टुकड़ों से पांव बांध लेता है। उसी टापू पर एक ऊंची चोटी होती है। चक फैसला करता है कि चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखे, शायद कहीं इंसानी बस्ती या कोई जहाज दिखाई दे जाए। अब जैसे ही वह चोटी पर चढ़ता है उसे समुद्र में कुछ दिखाई देता है। चक तुरंत नीचे उतरकर उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे अपने प्लेन के एक पायलट की लाश मिलती है। यह देखकर चक अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह उस पायलट को इज्जत के साथ दफनाता है। दफनाने से पहले वह उसके जूते और टॉर्च अपने पास रख लेता है, क्योंकि अब इस टापू पर जिंदा रहने के लिए ये छोटी छोटी चीजें भी चक के लिए बहुत कीमती हो चुकी थी। अब वहां रहते हुए बहुत दिन गुजर जाते हैं। चक पूरी तरह अकेला होता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस टापू की जिंदगी के साथ जीना सीख जाता है। वह शाम को पत्तों पर गिरने वाली ओस को इकट्ठा करके नारियल के अंदर जमा करता है ताकि पानी का इंतजाम हो सके। भूख मिटाने के लिए वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है। इस टापू पर उसके पास सिर्फ नारियल, थोड़ा पानी और कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, जो पत्तों पर गिरी हुई ओस से मिलती हैं। एक रात उसे दूर समुद्र में एक शिप दिखाई देता है। वह बहुत जज्बाती हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है और टॉर्च जलाकर इशारा करता है, लेकिन उसकी आवाज और रोशनी इतनी दूर तक नहीं पहुंचती और शिप वहां से चला जाता है। अगली सुबह उठकर चक फैसला करता है कि अब वह इस टापू से निकलने की कोशिश करेगा। चक एक छोटा सा राफ्ट बनाता है और उस पर समुद्र में निकल पड़ता है, लेकिन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस किनारे पर फेंक देती हैं। इस जद्दोजहद में उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और बहुत सा खून बहने लगता है। वह लंगड़ाता हुआ वापस लौट आता है। एक रात तेज बारिश होती है। चक एक छोटी सी गुफा में पनाह लेता है और टॉर्च जलाकर सो जाता है, लेकिन सुबह होते ही टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है। अब उसके पास अंधेरे को रोशन करने का कोई जरिया नहीं बचता। उसे जल्दी एहसास होता है कि अब उसे आग जलाना सीखनी होगी। इसके बाद चक उन फेडेक्स के बॉक्सेस की तरफ जाता है, जो पानी की लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ गए थे। वह कुछ डिब्बे खोलता है। उनमें से काम की सिर्फ कुछ चीजें निकलती हैं। नए जूते, जिनके नीचे तेज धार जैसी चीज लगी होती है, जो अब उसे नारियल तोड़ने में काम आती है। फिर चक एक लकड़ी को नोकदार बनाता है और उससे केकड़े और मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन वह उन्हें कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए अब वह आग जलाने की कोशिश करता है। इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आखिरकार एक दिन बहुत मुश्किल के बाद वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है। इससे चक खुशी से झूम उठता है। उस लम्हे उसे पहली बार लगता है कि शायद वह सचमुच इस जजीरे पर जिंदा रह सकता है। इसी जजीरे पर एक फुटबॉल भी किनारे पर आ जाती है, जो फेडेक्स के पार्सल में से होती है। चक अपने खून से उस पर चेहरा बनाता है, आंखें, नाक और मुंह। वह उसे नाम देता है विल्सन। धीरे धीरे विल्सन उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। चक उससे बातें करता है और अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश करता है। इन्हीं दिनों एक और बड़ी मुसीबत चक को परेशान करती है, उसके दांत का दर्द। यह दर्द पहले से था, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। इसलिए वह खुद अपना दांत तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत तकलीफ सहने के बाद आखिरकार वह दांत तोड़ देता है और बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और इस टापू पर फंसे हुए उसे अब पूरे 4 साल हो चुके थे। इन सालों में चक का पूरा रूप रंग बदल गया था। जो पहले मोटे शरीर वाला
वाला था अब बिल्कुल दुबला पतला हो गया था। उसकी लंबी दाढ़ी निकल आई थी और चेहरा बिल्कुल जंगली लगने लगा था। लेकिन अब वह टापू की जिंदगी में ढल गया था। दूर से समुद्र पर नजर रखता और मछली पकड़ने के लिए अपने तरीके बना लिए थे। वह अपनी बनाई हुई बर्छी से दूर से मछली मार लेता था, क्योंकि लगातार 4 साल की मेहनत ने उसे इतना काबिल बना दिया था। इस अरसे में चक और उसका फुटबॉल विल्सन और ज्यादा करीब हो गए थे। वह उससे रोज बात करता और अपने दिल की बातें उसी को सुनाता था। एक सुबह जब चक मछली खा रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चक जब बाहर निकलकर देखता है तो समुद्र के किनारे पर एक स्टील की शीट पड़ी होती है। इससे उसके जहन में ख्याल आया कि शायद मैं इसकी मदद से यहाँ से निकल सकता हूँ। असल में समुद्र में सबसे बड़ी रुकावट वे तेज लहरें थीं, जो हमेशा उसे वापस किनारे पर फेंक देती थीं। इसी वजह से वह 4 साल तक इस टापू से निकल नहीं पाया था। अब चक ने बड़े बड़े नारियल के दरख्त काटने शुरू किए और उन्हें जोड़कर एक बड़ा राफ्ट बनाया। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने यह इरादा कर लिया था कि जब हवा का रुख बदलेगा तो वह उस समय यह राफ्ट समुद्र में उतारेगा। जो स्टील की शीट उसे मिली थी, उसे हवा के खिलाफ एक सेल की तरह इस्तेमाल करने का उसने प्लान बनाया, जैसे पुराने दौर में लोग अपनी कश्तियां चलाते थे। आखिर वह वक्त आता है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त विल्सन को राफ्ट पर बिठाता है और दोनों टापू से रवाना हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता है। शुरू में मुश्किल होती है, मगर चक आखिरकार उन्हें पार कर जाता है। वह खुशी से भर जाता है, लेकिन समुद्र अब भी बेहद बड़ा और अनजान था। चक को नहीं पता था कि अब समुद्र में कितना सफर और करना है, या कब किसी जहाज या किनारे तक पहुंचेगा। फिर भी अब वह अपनी 4 साल की कैद तोड़कर निकल चुका था। सफर के दौरान उसे तूफानों का सामना करना पड़ा। वह मछली पकड़कर खाता और बारिश का पानी नारियल में जमा करके पीता। जब भी बारिश होती, वह अपने बनाए हुए नारियल के बर्तन पानी से भर लेता। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे तोड़ दिया। उसका दोस्त विल्सन समुद्र में गिर गया। चक उसे बचाने के लिए पानी में दूर तक गया, मगर आखिरकार वह उसे नहीं बचा पाया। बेचारा चक राफ्ट पर वापस आता है और टूट जाता है, क्योंकि विल्सन उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। आपको अजीब लगेगा कि एक फुटबॉल के खोने पर वह इतना उदास क्यों हुआ, लेकिन उस फुटबॉल से वह 4 साल तक बातें करता रहा था और उसे एक दोस्त, एक साथी मानने लगा था। विल्सन के खो जाने का गम उसे तोड़ देता है, मगर फिर भी वह सफर जारी रखता है। कुछ दिन बाद जब वह बिल्कुल कमजोर और थका हुआ था, तभी एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरती है। वो लोग उसे देखकर बचा लेते हैं। चक आखिरकार अपने घर वापस लौट आता है, लेकिन लौटने के बाद सब कुछ बदल चुका था। उसके दोस्तों और फैमिली वालों ने समझ लिया था कि वह मर गया है। उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और जिसे चक भी दिल से चाहता था, अब शादीशुदा थी। उसकी एक बेटी भी थी। जब चक उससे मिलने जाता है तो कैली उसे देखकर आंसुओं भरी खुशी के साथ गले लगाती है। लेकिन अब उसका अपना एक परिवार था, इसलिए वह चक के साथ नहीं जा सकती थी। दोनों मान लेते हैं कि उनके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। जो घड़ी कैली ने चक को दी थी और जो उसके साथ उस टापू तक गई थी, चक वह घड़ी उसे वापस कर देता है, क्योंकि वह कैली के खानदान की विरासत थी। लेकिन कैली की तस्वीर अपने पास रख लेता है। जाते हुए कैली उसे याद दिलाती है, तुमने वादा किया था कि तुम लौट कर आओगे। चक हल्का मुस्कुराता है और कहता है, मुझे अफसोस है कि मैंने इतनी देर कर दी। कैली उसे आखिरी बार किस करती है, क्योंकि दिल से वह अब भी उसे चाहती थी, मगर अपना घर गृहस्थी छोड़कर उसके साथ जाना मुमकिन नहीं था। चक भी नहीं चाहता था कि कैली अपना परिवार छोड़ दे। उस वक्त कैली की एक गाड़ी होती है जिसमें उन दोनों की यादें जुड़ी होती हैं। कैली चक को वह गाड़ी वापस कर देती है और चक वहां से निकल जाता है। कैली दूर तक उसे जाते हुए देखती है। उसके दिल में बहुत दर्द होता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी से कुछ अनमोल चीज फिर से खो गई है। कुछ देर बाद कैली भागना शुरू करती है और चक का नाम पुकारती है। चक भी गाड़ी वापस मोड़कर आता है और दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगाते हैं। कैली रोकर कहती है, मुझे पता था तुम जिंदा हो, लेकिन सब लोग कहते रहे कि तुम मर चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। चक भी आंसुओं भरी आवाज में कहता है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन आखिरकार चक उसे उसके घर तक छोड़कर वापस चला जाता है, क्योंकि वह जानता था कि कैली अपनी नई जिंदगी छोड़कर उसके साथ नहीं आ सकती। अगले सीन में दिखाते हैं कि चक अपने दोस्तों के साथ बैठा उदासी में गमगीन है। वह कहता है कि टापू पर अकेले रहकर कितनी बार उसने अपनी जान देने का सोचा। उसने अपना गला तक लटकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही वजह ने उसे जिंदा रखा, कैली के पास लौटने की उम्मीद। वह कहता है, अगर मैं कैली के लिए वापस नहीं आता तो मेरी सांसें चलती ही ना रहती। इसी उम्मीद ने उसे साल दर साल जिंदा रखा। आज जब वह वापस लौटा है तो उसे महसूस होता है कि जिंदगी का असली सहारा सिर्फ उम्मीद ही थी। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि चक के पास अब भी एक आखिरी पार्सल था जो उसे टापू पर मिला था और उसने खोला भी नहीं था। वह सोचता है कि इस पैकेज को उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाना है, यही उसकी ड्यूटी थी, और इसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसे जिंदा रखा था। चक उस घर जाता है जिसका एड्रेस पार्सल पर होता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। वह पैकेज वहां छोड़ देता है और एक नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव्ड माय लाइफ, थैंक यू चक नोलैंड। फिर एक क्रॉस रोड पर खड़ा सोचता है कि अब उसे किस तरफ जाना चाहिए। तभी एक लड़की आती है और उससे कहती है, शायद तुम खो गए हो। चक मुस्कुराता है और जवाब देता है, हाँ, मैं सोच रहा था कि किस तरफ जाना चाहिए। लड़की उसे मैप समझाकर बताती है कि कौन सी रोड कहां तक
लग जाती है। फिर वह अपने ट्रक में बैठकर निकल जाती है। चक देखता है कि उस ट्रक पर वही फरिश्ते के पंख बने होते हैं जो उस पार्सल पर बने थे जिसे उसने थोड़ी देर पहले डिलीवर किया था। वह उसे दूर जाते देख मुस्कुरा देता है। असल में यह वही लड़की होती है जिसके घर पर चक ने पार्सल ड्रॉप किया था। जब फिल्म की शुरुआत होती है तो उसी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है डिक एंड बेटीना, और जब चक 4 साल बाद वहाँ पहुँचता है तो बोर्ड पर सिर्फ बेटीना लिखा होता है। इसका मतलब यह होता है कि बेटीना भी अपने साथी के छोड़ देने का गम झेल चुकी है और यह मुमकिन था कि आगे चलकर चक और बेटीना एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। आखिरी सीन में चक चारों रास्तों की तरफ देखता है, फिर उसी रास्ते की ओर नजर डालता है जहां बेटीना गई होती है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। इसी के साथ फिल्म का एंड होता है।